हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वकेरियस लायबिलिटी इन चेक बाउंस केसेस, यानी कि चेक बाउंस के केसेस में जो प्रातिनिधिक दायित्व है वो क्या होता है और क्या एक पार्टनर पर किसी फर्म के ये वकेरियस लायबिलिटी लागू होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, एक सवाल है, मान लो कि अगर एक फ़र्म है, फ़र्म में दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है चेक साइन करने के लिए, और अगर वो चेक देता है और चेक बाउंस हो जाता है, तो क्या दूसरा पार्टनर जिसके पास चेक साइन करने की अथॉरिटी नहीं है, क्या वो लायबल माना जाएगा? क्या उसका कन्विक्शन हो सकता है चेक बाउंस के केस में? क्योंकि फर्म में दोनों पार्टनर हैं और एक को चेक साइन करने की अथॉरिटी है, दूसरे को चेक साइन करने की अथॉरिटी नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक केस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि विकेरियस लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर वो क्या होती है। तो केस का टाइटल है दोस्तों, दिलीप हरी रमानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रिमिनल अपील नंबर 767 2022 की है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड की गई है। और ये जजमेंट जो दी है ऑनेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना और ऑनेबल मिस्टर जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने ये जजमेंट दी है। तो दोस्तों, इसमें सवाल दो हैं कि विकेरियस लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर की विकेरियस लायबिलिटी चेक बाउंसेस के केसेस में क्या होती है और क्या एक पार्टनर कन्विक्ट किया जा सकता है एंड हेल्ड टू बी विकेरियसली लाइबल, कि उसको विकेरियसली लाइबल मानकर उसको कन्विक्ट किया जा सकता है चेक बाउंस के केसेस में। व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट एन अक्यूज्ड, जबकि जो पार्टनरशिप फर्म है, जो फर्म का जो नाम है वो उसमें एक पार्टी नहीं बनाया गया है चेक बाउंस के केसेस में। तो दोस्तों, ये जो है मैं इसके केस के फैक्ट्स आपको बताता हूँ कि जो रेस्पोंडेंट बैंक है, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसने फर्म के दो जो पार्टनर थे इसमें, उनको जो है फर्म के नाम से जो ग्लोबल पैकेजिंग है, उनको 2012 में 6,73,80,000 रुपये के टर्म लोन और कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है प्रदान की गई। दोस्तों, जो पार्ट पेमेंट फर्म ने की, उसमें द फर्म थ्रू इट्स ऑथोराइज सिग्नेटरी, जो इसमें ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी था वो कोई और व्यक्ति था, अपलेंट इसमें कोई और है, वो एक पार्टनर है। तो ऑथोराइज सिग्नेटरी जिनका नाम समैया हरी रमानी है, उन्होंने 3 चेक इशू किए 25-25 लाख रुपए के, और ये तीनों चेक बाउंस हो गए ड्यू टू इनसफिशेंट फंड्स। और ब्रांच मैनेजर ने लीगल नोटिस इन दोनों को भेजा, और उसके बाद जो इसमें उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी सेक्शन 138 और 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कोर्ट सीजीएम कोर्ट बलौदा बाजार झारखंड में ये कंप्लेंट फाइल की गई। और इसमें दोनों को पार्टी बनाया गया, एक तो जो ऑथोराइज सिग्नेटरी थे जिन्होंने चेक साइन किया था मिस्टर सिमैया हरी रमानी, और दूसरे जो इस केस में अपलेंट हैं, जो पार्टनर हैं फर्म में, दिलीप हरी रमानी। द फर्म वाज नॉट मेड एन अक्यूज्ड, फर्म को इसमें पार्टी नहीं बनाया, सिर्फ इन दोनों को बैंक ने पार्टी बनाया। बोथ वर शोन पार्टनर्स ऑफ द फर्म, की ये दोनों जो है फर्म के पार्टनर हैं, इसलिए इनकी लायबिलिटी बनती है, एक्चुअल लायबिलिटी बनती है और वकेरियस लायबिलिटी बनती है। 2019 में एपलेंट जो इस केस में है और जो पार्टनर है और जो सुमैया हरी रमानी है, उनको सीजीएम कोर्ट बलौदा बाजार ने जो है कन्विक्टेड घोषित कर दिया, यानी कि उनकी सज़ा जो है मुकर्रर कर दी गई और उनको 6 महीने की सज़ा
सुनाई गई। दे वर ऑल्सो आस्क्ड टू पे फॉर ₹97 लाख एज कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 3573 ऑफ CRPC। और CRPC के सेक्शन 3573 के तहत उनको 97 लाख रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पर जो है पे करने के डायरेक्शन दिए गए। एंड इन डिफ़ॉल्ट टू पे सफ़र एडिशनल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 मंथ। अगर ये पेमेंट नहीं करते 97 लाख की तो उनको 1 महीने की और सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो ये अपील में जाते हैं सेशन कोर्ट में और वहाँ पर अपनी कन्विक्शन को चैलेंज करते हैं, लेकिन इनकी अपील खारिज हो जाती है। दो द अपलेट कोर्ट, लेकिन अपलेट कोर्ट ने यानी कि सेशन कोर्ट ने सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया कुछ हद तक, और उसकी जो सेंटेंस थी उसको कर दिया इम्प्रिजनमेंट टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, यानी कि जब तक कोर्ट नहीं उठती है तब तक उनकी इम्प्रिजनमेंट घोषित की गई। एंड एनहांस्ड कंपनसेशन, लेकिन जो कंपनसेशन की रकम थी वो 97 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,20,00,000 रुपए कर दी, विद स्टिपुलेशन दैट बोथ शेल सफ़र एडिशनल इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 मंथ्स की अगर ये पेमेंट नहीं की तो तब जो है 3 महीने की अतिरिक्त सज़ा जो है भुगतनी पड़ेगी। इन दोनों पार्टनर ने इस सेंटेंस को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चैलेंज किया, विच डिसमिस्ड द अपील, लेकिन वहाँ उनकी अपील खारिज हो गई। और हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट लायबिलिटी अंडर द NIA एक्ट इज़ ओनली अपॉन द पार्टनर्स, कि ये लायबिलिटी जो है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो पार्टनर्स की बनती है, दोनों पार्टनर्स की बनती है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि पार्टनर जो हैं फर्म के बिजनेस को चलाने के लिए बराबर के हिस्सेदार होते हैं, बराबर के जिम्मेवार होते हैं, इसलिए उनकी जो अपील थी वो खारिज कर देगी। तो मामला फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कई सारी जजमेंट्स को कोट किया, और जो ऑब्जर्वेशंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि द अपलेंट कैनॉट बी कन्विक्टेड मियरली बिकॉज ही वाज ए पार्टनर ऑफ द फर्म, की जो अपलेंट है उसको केवल इस बिना पर, इस ग्राउंड पर कन्विक्ट नहीं किया जा सकता चेक बाउंस के केस में, क्योंकि वो उस फर्म का पार्टनर है, विच हैड टेकन द लोन, इसने लोन लिया हुआ है, और दैट ही स्टूड एज गारंटर फॉर सच ए लोन, और उसने जो है लोन की गारंटी भरी हुई है। तो इस बिना पर उसको जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता चेक बाउंस के केसेस में। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्रिएट्स सिविल लायबिलिटी, क्योंकि एक सिविल लायबिलिटी है। अगर पार्टनरशिप एक्ट के तहत भी हम बात करें तो ये एक सिविल लायबिलिटी बनती है, क्रिमिनल लायबिलिटी इसमें नहीं बनती है। और तीसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्दर गारंटर्स लायबिलिटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज़ ए लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, कि अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी तो तब भी अगर जो इसमें अपलेंट है उसकी कोई लायबिलिटी बनती भी है तो वो कोई जो है सिविल लायबिलिटी बनती है, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन यहाँ पर जो है इनकी सिविल जो लायबिलिटी है सिर्फ वो ही बनती है। द अपलेंट मे हैव सिविल लायबिलिटी एंड मे ऑल्सो बी liable under recovery of debts due to banks and financial institutions Act 1993 and सरफेसी एक्ट 2002 की अगर पार्टनर की अपलेंट की कोई जो है लायबिलिटी बनती है, सिविल लायबिलिटी बनती है, तो वो जो एक्ट है, सरफेसी एक्ट है 2002 का, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट है 1993 का, उसके तहत उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, यानी कि सिविल लायबिलिटी के तहत। क्रिमिनल लायबिलिटी के तहत उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। हाउएवर विकेरियस लायबिलिटी इन द क्रिमिनल लॉ इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 141 ऑफ NIA एक्ट कैन नॉट बी फास्टेंड,
इसलिए जो है जो क्रिमिनल लायबिलिटी है अंडर सेक्शन 141 ऑफ NIA एक्ट, वो इसमें जो है उसको नहीं जोड़ा जा सकता बिकॉज ऑफ द सिविल लायबिलिटी, क्योंकि एक ये सिविल लायबिलिटी बनती है कि आप किसी फर्म के पार्टनर हैं और आपने गारंटी भरी हुई है लोन के लिए, लेकिन आपको जो है चेक बाउंस में उसका जो है अक्यूज़ नहीं बनाया जा सकता। आपको केवल रिकवरी, आपके खिलाफ केवल रिकवरी सूट जो है फाइल किया जा सकता है अलग अलग एक्ट्स के तहत। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन द प्रेजेंट केस वकेरियस लायबिलिटी अंडर सेक्शन 141 ऑफ NIA एक्ट इज़ नॉट मेड आउट, कि उनकी जो कन्विक्शन है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी नहीं बनती, क्रिमिनल लायबिलिटी वकेरियस लायबिलिटी नहीं बनती है और ये कोई उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो CGM कोर्ट जो झारखंड और माननीय झारखंड हाई कोर्ट की जो ऑर्डर्स थे कन्विक्शन के, उनको सेटिसाइड कर दिया और इनको जो है इनकी अपील को